आज हम लोग से के बाजार नियम, सेज लॉ ऑफ मार्केट का अध्ययन करेंगे। जेबी से जॉन बैप्टिस्ट से एक फ्रेंच इकोनॉमिस्ट हैं और जो क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के समूह के हैं। रिकार्डो, जेम्स मिल, माल्थस और जेबी से, ये चार प्रमुख अर्थशास्त्री एक ही समय के हैं, समकालीन हैं बिल्कुल। और जेबी से ने एक बाजार के संदर्भ में नियम दिया। उनकी पुस्तक थी ट्रीटाइज ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी, 1803 में ये पब्लिश हुई थी और इसी पुस्तक में इनके बाजार के इस नियम की व्याख्या है। अपने बाजार के नियम में जिस नियम का उल्लेख उन्होंने किया है उस नियम के अंतर्गत ये बताया गया है कि पूरी बाजार व्यवस्था जो है या जो पूरी उत्पादन प्रक्रिया जो है वो पूर्ति के माध्यम से होती है, उत्पादन के माध्यम से होती है। और इस रूप में ये जो बाजार का नियम था, क्योंकि जेबी से ने इसका प्रतिपादन किया था मुख्य रूप में, और इस नाते इन्हीं के नाम से हम इसको से का बाजार नियम कहते हैं। संक्षेप में जैसा कि जॉन मेनार्ड केन्स ने कहा कि इनके नियम का जो मुख्य सार है वो है सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है। इतना हमें ध्यान रहे कि जेबी से क्लासिकल अर्थशास्त्री हैं और क्लासिकल विचारधारा और क्लासिकल की पूरी अवधारणा और उनकी सभी पूर्व मान्यताओं को स्वीकार करते हैं। इस सिद्धांत के माध्यम या इस नियम के माध्यम से, बाजार के नियम के माध्यम से ने ये भी स्थापित करने का प्रयास किया है कि अर्थव्यवस्था में सामान्यतया पूर्ण रोजगार की स्थिति होती है। अर्थव्यवस्था में ओवर प्रोडक्शन या अति उत्पादन की स्थितियाँ नहीं होती और इसलिए सामान्य तौर पर अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति रहती है। तो इस रूप में एक तरह से क्लासिकल रोजगार सिद्धांत का ये मुख्य आधार भी है और इसी रूप में हम इसको देखेंगे। जैसे मैंने कहा कि क्लासिकल अर्थशास्त्र की पृष्ठभूमि में ये सिद्धांत दिया गया है, इसलिए हमें ये देखना है, जैसा ये माना गया है कि अर्थव्यवस्था पूर्णतया एक बंद या क्लोज्ड इकॉनमी है। इसका अर्थ ये हुआ कि दूसरे देशों से कोई लेन देन, आयात निर्यात नहीं हो रहे हैं। दूसरी अवधारणा कि अर्थव्यवस्था फ्री मार्केट इकॉनमी है, जिसमें उत्पादन के सभी साधन और उपभोक्ता सब अपने निर्णय स्वतंत्र रूप से लेते हैं, कहीं से किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं है। बाजार का सबको पूरा ज्ञान है, साधनों में पूर्ण गतिशीलता है, बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता है। ये सारी दशाएं इसके अंतर्गत निहित हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण जो पूर्व कल्पना है वो ये है कि आर्थिक क्रियाओं में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है और उनका मानना था कि अगर सरकारें आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप न करें तो इन परिस्थितियों में यदि उत्पादन
और उपभोग की क्रियाएं संचालित होती रहें तो अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति रहेगी। और अगर कभी भी बेरोजगारी की स्थितियां आई अल्पकाल के लिए, तो इस तरह की क्रियाएं होंगी और इस तरह की क्रियाओं में वो अपनी क्लासिकल उस विचारधारा को इसमें समाहित करते हैं कि मजदूरी दरों में, ब्याज दरों में और कीमत स्तर में लोचशीलता होती है पूर्णतः, और मांग पूर्ति की परिस्थितियों के अनुसार ये घट बढ़ जाते हैं और इसी लोचशीलता के अनुरूप ही मांग और पूर्ति में समायोजन स्थापित होता है और अल्पकाल में ये अगर बेरोजगारी की स्थितियां हैं तो वो समाप्त हो जाती हैं। तो इस अवधारणा के अंतर्गत हम से के बाजार नियम को पढ़ेंगे। जो सबसे प्रमुख बात से के बाजार के नियम में है वो ये है कि आर्थिक क्रियाओं का जो मूल कारण है वो उत्पादन है और उत्पादन से ही सब कुछ सृजित होता है। उनका मानना है कि जब उत्पादन होता है तो उत्पादन के साथ मतलब साथ ही साथ एक तरफ मतलब दो पक्ष उसके होते हैं। एक तरफ वस्तु या सेवा का उत्पादन होता है और दूसरी तरफ वस्तु और सेवा के मूल्य के ठीक बराबर उत्पादन के साधनों को उनके पारिश्रमिक के तौर पर आय प्राप्त होती है, आय सृजित होती है। अगर हम बहुत संक्षेप में सारे साधनों को दो भागों में कर दें कि एक श्रम वर्ग है और एक पूंजीपति या उद्योगपति वर्ग है, उद्यमी वर्ग है, तो हम कह सकते हैं कि ये सारा उत्पादन के बराबर आय लाभ के रूप में और मजदूरी के रूप में ये जो आर्थिक जो हमारे एजेंट्स हैं, इकोनॉमिक एजेंट्स हैं, या जो हमारे ये उत्पादन के विभिन्न साधन हैं उनको प्राप्त होती है। और इस प्रकार वो ये बता रहे हैं कि जब उत्पादन होता है तो ठीक उतने उत्पादन को खरीदने की शक्ति अर्थव्यवस्था में स्वतः सृजित हो जाती है। यहाँ पर हम ये ध्यान दें कि अर्थव्यवस्था में केवल एक ही उत्पादन इकाई में उत्पादन नहीं होता। अर्थव्यवस्था समग्र रूप में यदि हम देखें तो जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है सर्वत्र ये स्थिति होगी कि प्रत्येक इकाई में जितना उत्पादन होगा उस उत्पादन के ठीक बराबर उत्पादन के साधनों को आय प्राप्त होगी। और यहाँ ये भी ध्यान रखें कि जिस उत्पादन इकाई में उत्पादन हो रहा है उस उत्पादन को उसी उत्पादन के इकाई से संबंधित जो उपभोक्ता वर्ग है वो नहीं खरीदेगा, उस वस्तु को वही नहीं खरीदेगा, मतलब वो अन्य वस्तुओं को खरीदेगा जो अर्थव्यवस्था में उत्पादित हो रही हैं। और इस प्रकार जब हम पूरी अर्थव्यवस्था के दृष्टि से देखते हैं तो ये कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में जितना उत्पादन हुआ है उसको कोई न कोई उपभोक्ता खरीदेगा और जितना उत्पादन हुआ है ठीक उतनी ही बराबर आय सृजित हुई है, इन उत्पादन के साधनों को प्राप्त हुई है। और जब वो पूरी राशि को खर्च करेंगे तो उत्पादन अर्थव्यवस्था का समग्र उत्पादन जो है वो बिक जाएगा। कोई भी अविक्रीत स्टॉक या अनसोल्ड स्टॉक नहीं बचेगा और जब सारी वस्तुएं बिक जाएंगी तो उत्पादन और रोजगार की प्रक्रिया यथावत चलती रहेगी। न तो अत्युत्पादन होगा, न तो बेरोजगारी होगी, पूर्ण रोजगार की स्थितियां बनी रहेंगी। अब हम जरा उस पहलू को उजागर करें जो जेबी से जिस पर वो प्रमुख तौर पर जोर देते हैं। और प्रमुख जोर वो है, जैसे वो ये कहते हैं कि जब किसी भी उत्पादन इकाई में उत्पादन होता है तो ये उत्पादन तभी होगा जब
उस उत्पादन की प्रक्रिया में लगे हुए साधनों की जो आय है, उस आय से जिन वस्तुओं को वो खरीदना चाहते हैं उन वस्तुओं का उत्पादन अर्थव्यवस्था में हो, जिससे वो उतने मूल्य के बराबर उन वस्तुओं को खरीद सकें। और वो ये मानते हैं कि उपभोक्ताओं को, सारे उपभोक्ता दूसरे फर्मों द्वारा उत्पादित अनन्य वस्तुओं को खरीदते हैं और इस प्रकार से सारा उत्पादन बिकता है, सारी वस्तुएं बिक जाती हैं। तो उनके कहने का मतलब है कि ये उत्पादन तब तक संभव नहीं है जब तक कि जो उत्पादन के साधन उस उत्पादन इकाई में लगे हुए हैं उनके आवश्यकता की वस्तुएं अन्य उत्पादन की इकाइयों में उत्पादित हों, ताकि और वो उत्पादित होंगी तो यहाँ मांग सृजित हो गई है। वैसे दूसरी इकाई में वो दूसरे इकाइयों की जिन वस्तुओं को मांगेंगे और उनके लिए पूरी की पूरी आय वहाँ सृजित हुई है। इस प्रकार पूरी अर्थव्यवस्था में समग्र मांग और समग्र पूर्ति बराबर होगी। कुल आय कुल उत्पादन के बराबर है और कुल आय अगर खर्च कर दी जाएगी तो कुल उत्पादन बिक जाएगा और इस प्रकार से अर्थव्यवस्था में इक्विलिब्रियम संस्थिति बनी रहेगी, पूर्ण रोजगार की स्थिति बराबर कायम रहेगी। जरा मैं आपको जेबीसी के उन शब्दों को ही कोट करूँगा ताकि दृढ़ता के साथ हम लोग ये मान सकें कि ये बातें इस रूप में उनका ये विचार था। देखें यहाँ जरा, इसी नाते मैंने यहाँ बोर्ड पर रखा हुआ है ताकि बाद में इन्हें आप देख सकते हो। It is worthwhile to remark that a product is no sooner created, वो कह रहे हैं कि कोई भी वस्तु तब तक नहीं बनाई जाएगी than it from that extent afford a market for other products, जब तक कि वो दूसरी वस्तुओं के लिए बाजार का निर्माण न कर दें। और कितना? टू द फुल एक्सटेंट ऑफ इट्स ओन वैल्यू, इनका जितना मूल्य है उसके बराबर दूसरी वस्तुओं के मांग का वो निर्माण करें। कहने का मतलब यही है कि एक उत्पादन इकाई में जितनी वस्तुएं बनेगी उन वस्तुओं के मूल्य के बराबर, क्योंकि इनके जो उसमें लगे हुए हैं श्रमिक और अन्य लोग, उनकी जो आय होती है, और ये क्योंकि वही वस्तु न खरीद के दूसरी वस्तुएं खरीदेंगे और दूसरी वस्तुओं की मांग उतनी करें जितना इनकी आय बढ़ी है। और जब ऐसा होगा तो प्रत्येक इकाइयों के ये अर्जक जो हैं, आय प्राप्त करने वाले वर्ग हैं, ये दूसरे विभिन्न फर्मों या औद्योगिक इकाइयों के बनाए हुए सामानों को खरीदेंगे। और अब देखिए, एंड ईच ऑफ अस कैन ओनली परचेज द प्रोडक्शंस ऑफ अदर विद हिज ओन प्रोडक्शंस। अब कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि सभी लोग जो उत्पादन करेंगे और अपने इस उत्पादन के बदले में दूसरे द्वारा उत्पादित वस्तुओं को खरीदेंगे, और जब इसलिए हम जितना ही ज़्यादा उत्पादन करेंगे हम उतनी ही ज़्यादा वस्तुएँ दूसरी वस्तुएँ प्राप्त कर पाएंगे। और इसका मतलब है कि जितना उत्पादन करेंगे उतना उत्पादन हमको मिलेगा। और ऐसी स्थिति में मूल स्रोत जो है वो अर्थव्यवस्था या आर्थिक क्रियाओं को चलाने का उत्पादन है, उत्पादन पर ही उनका जोर है। और अभी हम लोग आगे देखेंगे, वो दृढ़ता के साथ ये कहते हैं कि अगर कहीं मांग घटती है तो इसका अर्थ कदापि ये नहीं होता कि लोगों ने खरीदना बंद कर दिया है। कह रहे हैं इसका मूल कारण ये है कि हमने आय सृजित नहीं की है। इसका मतलब कुछ वस्तुओं का उत्पादन जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है, और इसलिए उसका भी कारण उत्पादन का कम होना ही है, मांग का कम होना नहीं है, या मांग पर जोर न देके हमको उत्पादन या पूर्ति पर जोर देना है। देखिए फिर, इफ सर्टेन गुड्स रिमेन अनसोल्ड, अगर कुछ वस्तुएं अविक्रीत रह जाती हैं, नहीं बिकती हैं, तो इट इज बिकॉज अदर गुड्स आर नॉट प्रोड्यूस। इसका सीधा सा मतलब होता है कि अन्य वस्तुएं अर्थव्यवस्था में बनी नहीं हैं, जितनी मांग थी उतनी बनाई नहीं गई हैं, और इस नाते ये क्या है? डिफिशियंसी इन सप्लाई है, पूर्ति की आप कह सकते हैं कमी के कारण ऐसा हो रहा है। मांग अधिक हुई है, आप ये नहीं कह सकते कि
जो है ये इसके कारण युवा, तो वो कहते हैं कि जो कमी है वो उत्पादन की कमी है, जिसके कारण लोगों में आय नहीं आई है, और इसलिए जो है उत्पादन बढ़ा के इसे पूरा कर सकते हैं। तो वो कह रहे हैं जनरल गट्स कैन नॉट ऑकर, इनका कहने मतलब है कि अति उत्पादन की स्थितियां जो हैं ये कभी नहीं आती, और इसलिए अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी नहीं होती, ऐसा ये स्वीकार करते हैं। और अगर कभी आई भी तो उन्होंने कहा किस नाते आई, क्योंकि उत्पादन में कमी हुई और इस नाते कुछ लोग बेकार हो गए, बेरोजगारी बढ़ गई, और उत्पादन बढ़ा के इसे पूरा किया जा सकता है। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात करते हैं कि पहले उत्पादन होगा तब उपभोग होगा। जोर इस पर सारा उन्होंने दिया है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। देखिए उन्हीं के शब्द मैंने यहाँ नीचे लिखे हैं, ऑल परचेजर्स मस्ट फर्स्ट बी प्रोड्यूसर्स। कहते हैं कि जितने भी क्रेता हैं, जितने भी खरीदार हैं, उनको पहले उत्पादक बनना होगा। उत्पादक बनने का मतलब चाहे वो स्वतः उत्पादन करें, चाहे अपनी फिजिकल वस्तुओं को जो भौतिक रूप में बनाते हैं उनको बेचें, चाहे वो किसी पूंजीपति के पास जाके श्रमिक बने और श्रमिक बन के उत्पादन प्रक्रिया में योगदान करें। पहले उनको उत्पादन करना है, जब उत्पादन करेंगे तब उनको आय प्राप्त होगी, इस आय से वो अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को बाजार में खरीदेंगे। तो मांग तभी सृजित होगी जब उत्पादन होगा, और अगर उत्पादन नहीं होता है तो अर्थव्यवस्था में मांग सृजित नहीं होगी। इसलिए आगे वो जोड़ते हैं, एज ओनली प्रोडक्शन कैन जनरेट द पावर टू परचेज। केवल उत्पादन में ही वो शक्ति है जो परचेजिंग पावर या खरीदने की शक्ति उत्पन्न करेगा, और इसलिए पूर्ति या उत्पादन ही सारी आर्थिक क्रियाओं और ग्रोथ या समृद्धि का कारण है। और फोकस वही होना चाहिए कि कैसे हम उत्पादन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। तो इस रूप में जेपी से ने अपने इस बाजार के नियम को प्रतिपादित किया, और जिसमें ये उनका जो मुख्य जोर है वो ये था। और एक बात यहीं और बता दें कि जेबीसी ये भी कहते हैं कि अगर स्वतंत्र क्रियाशीलन होने दें, और अगर मजदूरी दरें, अगर ब्याज दरें, अगर कीमत स्तरों में रुचिशीलता जो स्वतः अपने आप होगी, उसमें कोई अवरोध या कोई हस्तक्षेप सरकारों द्वारा न किया जाए, तो अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी नहीं आएगी। और बेरोजगारी तभी आती है जब सरकारें हस्तक्षेप करती हैं। और मुख्यतः उन्होंने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि सरकारें जो हैं, जो नेचुरल रूप में जो ब्याज की दरें मांग और पूर्ति के आधार पर तय होनी चाहिए, सरकार इन ब्याज दरों को उनसे ऊपर या उनसे नीचे निर्धारित कर देती है, जिसके कारण अर्थव्यवस्था में डिसइक्विलिब्रियम की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, और इन्हीं के कारण जो है बेरोजगारी उत्पन्न होती है। इसलिए वो सरकारी हस्तक्षेप के बिल्कुल खिलाफ थे, और कह रहे थे कि अगर सरकारी हस्तक्षेप न हो, अर्थव्यवस्था पूर्णतया मुक्त हो, जिसे लेसेस फेयर के रूप में हम लोग जानते हैं, तो वैसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थितियां रहेंगी, बनेगी, और बेरोजगारी की स्थितियां, अत्युत्पादन की स्थितियां नहीं होंगी। देखिए उनके वर्ड्स, सेज लॉ सपोर्ट द लेसेस फेयर बिलीफ। लेसेस फेयर या मुक्त अर्थव्यवस्था के इस विश्वास को से का बाजार नियम समर्थन करता है कि दैट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी विल नेचुरली टेंड टुवर्ड्स फुल एम्प्लॉयमेंट, कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है ये स्वाभाविक रूप से पूर्ण रोजगार को प्राप्त करेगी, एंड पॉसिबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी को प्राप्त करेगी विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन, सरकार के बिना किसी हस्तक्षेप के। अर्थात और वो कहते थे सरकार हस्तक्षेप अगर करेगी तो बेरोजगारी की स्थितियां उत्पन्न होगी। तो इसलिए ये जो विचारधारा है से की, और जो एक तरह से क्लासिकल विचारधारा का ही प्रतिनिधित्व करती है पूर्णतः, और एक सिद्धांत के माध्यम से उन्होंने रोजगार पर, कुल उत्पादन पर अपने जो है इस नियम के माध्यम से क्लासिकल विचारधारा को इसमें प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। अब जरा मैं इस सिद्धांत में जो अंतर्निहित मुख्य बातें हैं, या आप कहें कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं, इसमें कौन सी चीज़ें निकल के हमारे लिए महत्वपूर्ण आती हैं, इसका निहितार्थ क्या है, तो वो इम्प्लीकेशंस को मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ देखें
इकोनॉमी शुड बी क्लोज टू फुल एम्प्लॉयमेंट। वो ये कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था जो है पूर्ण रोजगार के नज़दीक रहती है। यहाँ जरा आप ध्यान देते, जब हम लोग पूर्ण रोजगार कहते हैं तो इसका ये अर्थ नहीं होता कि 100% सभी साधनों का पूर्ण रोजगार होगा, ऐसा नहीं है। कुछ बेरोजगारी हर अर्थव्यवस्था में रहती है और वो थोड़ी सी बेरोजगारी के साथ हम पूर्ण रोजगार को स्वीकार करते हैं, उसी को पूर्ण रोजगार कहते हैं। इसीलिए कहा गया क्लोज टू फुल एम्प्लॉयमेंट। जैसे हम कहते हैं सामान्य तौर पर कि 4-5% अगर बेरोजगारी है तो ये माना जा सकता है कि ये अर्थव्यवस्था में बनी रहती है और इसे हम पूर्ण रोजगार की स्थिति के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। तो पूर्ण रोजगार में भी बेरोजगारी रहती है, लेकिन वो बहुत सीमित मात्रा में होती है। दूसरा, इकोनॉमिक डाउनटर्न्स आर नॉट ड्यू टू द ग्लट्स ऑफ सप्लाई। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वो ये कहते हैं कि अगर इकोनॉमिक आर्थिक क्रियाओं में कोई बाधा आती है, आर्थिक आय ग्रोथ समृद्धि रुकती है, गिरावट आती है उसमें, तो उसका कारण ग्लट्स ऑफ सप्लाई नहीं है, पूर्ति की अधिकता या उत्पादन का होना उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। उसके लिए जिम्मेदार वही है, पहले ही बता चुके हैं, उत्पादन का न होना जिम्मेदार है। इसका मतलब है कि जितनी आय सृजित हुई है उनसे जितनी वस्तुएं खरीदी जा सकती थीं उतनी वस्तुओं का उत्पादन नहीं हुआ है। इसी कारण से बेरोजगारी आई है, तो उत्पादन बढ़ा के उस बेरोजगारी को समाप्त किया जा सकता है। तीसरा है अनएम्प्लॉयमेंट जो है वेज आर्टिफिशियली केप्ट एबव इक्विलिब्रियम लेवल। वो कह रहे हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट आती है, दिखाई पड़ती है, जिसको हम कह रहे हैं कि बेरोजगारी तो अर्थव्यवस्था में दिखती है, वो कहते हैं कि वो इसलिए दिखती है क्योंकि सरकारों ने ब्याज दरों को स्वच्छंद रूप से परिवर्तनीय नहीं होने दिया है, फ्लेक्सिबल नहीं रहने दिया है। मांग पूर्ति के अनुसार उसमें जो परिवर्तन हो सकता था उसमें सरकारें हस्तक्षेप करके बाधा डालती हैं और कई बार मजदूरी दरों को जितना होना चाहिए उससे ऊंचे निर्धारित करती हैं, और जिसका परिणाम ये होता है कि अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी फैलती है। अगर मजदूरी दरों को लोचशील हो और अगर अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी और ये घटने पाएँ तो निश्चित तौर पर बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी, ऐसा क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का तर्क है और उसको से भी एज इट इज स्वीकार करते हैं और कह रहे हैं कि उसका कारण ये सरकार की ये नीतियां हैं कि उन्होंने वेज को आर्टिफिशियली जो है कृत्रिम रूप से ऊंचे स्तर पर बांध रखा है, गिरने नहीं देते हैं। और फिर कहते हैं या दूसरा कारण हो सकता है कि ये बेरोजगारी स्ट्रक्चरल हो, संरचनात्मक हो, जिसका अर्थ हुआ कि उत्पादन की संरचना में परिवर्तन हुआ, टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हुआ, जो उसमें लोग लगे हुए थे अब नए तरह से अभी काम को सीख नहीं पाए हैं, और जब तक ऐसा वो सीख नहीं पाते तब तक कुछ देर के लिए वो बेरोजगार हो सकते हैं, हो जाते हैं। तो ये बेरोजगारी स्ट्रक्चरल हो सकती है। ये बेरोजगारी सरकार के हस्तक्षेप और मजदूरी दरों को संस्थित स्तर से ऊंचा रखने के कारण हो सकती है। ये इसका कारण अत्युत्पादन नहीं है। और इसी तरह से उसी चीज़ को कहा कि अगर डिफिशियंसी इन डिमांड है तो उन्होंने कहा कि हमें जो है प्रोडक्शन बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए, जिसका उल्लेख हम पहले कह चुके हैं कि अगर अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी है तो इसे दूर करने के लिए मांग बढ़ाने की चिंता नहीं करनी है, इसको हमें उत्पादन बढ़ाने की चिंता होनी चाहिए। और जब हम उत्पादन बढ़ाएंगे तो मांग उसके साथ ही सृजित होगी और ये बेरोजगारी समाप्त होगी। और इस नाते उन्होंने डिमांड साइड पर जोर न देके उत्पादन के सप्लाई साइड या पूर्ति पक्ष पर ज़्यादा बल दिया है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और मुख्यतः सर्वत्र पहले ही उन्होंने कह दिया कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, परचेजर्स मस्ट फर्स्ट बी प्रोड्यूसर्स। तो सब जगह उनका ध्यान यहाँ है कि वास्तविक उत्पादन पर हमारा जोर होना चाहिए और वही सब कुछ अर्थव्यवस्था को या ग्रोथ को संचालित करता है। तो इस प्रकार अपने इस सिद्धांत में से ने जो बताया वो यही कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, और अर्थव्यवस्था में जितनी भी पूर्ति होगी उससे जो आय सृजित होगी उससे सारी की सारी वस्तुएं बिक जाएंगी, और वस्तुएं वही अर्थव्यवस्था में बनती हैं जिनकी मांग
उत्पादन के ये विभिन्न एजेंट्स करते हैं और इस प्रकार से इन्हीं के मांग के आधार पर इन वस्तुओं का निर्माण होता है और जितनी वस्तुओं का निर्माण होता है ठीक उसके मूल्य के बराबर इनको आय प्राप्त होती है और ये अपनी सारी आय को खर्च करते हैं और सारी वस्तुओं को खरीदते हैं। इसलिए अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन की स्थितियां न होगी, न बेरोजगारी होगी, अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार होगा। अगर अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी है तो इसका मतलब है कि आर्थिक क्रियाओं में सरकार ने कहीं से हस्तक्षेप किया है, चाहे ब्याज दरों को उन्होंने नियंत्रित किया है, चाहे मूल्य कीमतों को, चाहे मजदूरी दरों को। तो अगर ये सरकारी हस्तक्षेप न हो तो अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की स्थितियां नहीं होगी। एक तरह से वो मुक्त अर्थव्यवस्था या लेसेस फेयर की हिमायत करते हैं, सरकारी हस्तक्षेप को अनावश्यक मानते हैं और पूर्ण रोजगार की स्थिति को सामान्य मानते हैं, बेरोजगारी की स्थितियों को अल्पकालिक या इस रूप में मांगते हैं कि वो कभी कभार आएगी और स्वतः समाप्त हो जाएंगी अगर सरकार इसमें व्यवधान कहीं न डाले तो एक तरह से के बाजार के नियम के पीछे केंद्रीय रोजगार और उत्पादन से संबंधित समस्त धारणाएं इसमें सम्मिलित हैं। अब हम एक बात यहाँ बता सकते हैं आपको कि एक ऑस्ट्रियन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, अर्थात ऑस्ट्रिया का देश है, आप जानते हो, उसके अर्थशास्त्रियों का एक संप्रदाय है जो एक खास तरह की विचारधारा रखते हैं और उनके जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने के बाजार नियम और क्लासिकल इस विचारधारा का समर्थन किया है। ये क्लासिकल आप ध्यान रखें, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्लासिकल अर्थशास्त्री भी और ऑस्ट्रियन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जो संप्रदाय उनका ऑस्ट्रिया का, वो भी इस पर बल देते हैं कि तर्क और बुद्धि का प्रयोग किया जाए, सारी आर्थिक समस्याओं को तर्क के आधार पर सुलझाया जाए, सिद्धांतों के आधार पर सुलझाया जाए और जितना ही ज़्यादा इनमें हम अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करेंगे और तर्कों के आधार पर निष्कर्ष निकालेंगे, निगमन विधि डिडक्टिव मेथड का प्रयोग करते हैं लोग, और उतने ही तर्कसंगत निर्णय निष्कर्ष हम लोग निकाल सकते हैं। और इस संप्रदाय ने भी, इनके जो आधुनिक अर्थशास्त्री उन्होंने भी इस क्लासिकल विचारधारा या के बाजार नियम का समर्थन किया और साथ ही ये भी बताया कि सरकार को हस्तक्षेप आर्थिक क्रियाओं में नहीं करना चाहिए और अगर ये न करें तो बेरोजगारी की स्थितियां नहीं आएंगी, पूर्ण रोजगार की स्थितियां रहने की प्रवृत्ति बनी रहेगी। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लिखा है और उन अर्थशास्त्रियों को, जैसे आप जब इकोनॉमिक थॉट पढ़ते हैं तो सारा कुछ उसमें पढ़ाया जाता है, कई बार बड़े हल्के से हम लोग पढ़ते हैं और वो बहुत महत्वपूर्ण हैं और एक एक जो थिंकर हैं उन्होंने पूरी ज़िंदगी अर्थशास्त्र को समझने में, समस्याओं में लगाई है। तो उनके सिद्धांतों को जब हम उनके कुछ विचारों को महसूस करते हैं या समझते हैं तो ये सदैव हमारे ध्यान में होना चाहिए कि जितने भी अर्थशास्त्री हैं, जितने भी विचार उन्होंने दिए हैं, उनको कभी हम हल्के में न लें। देश काल परिस्थितियों के अनुरूप उनके जो निष्कर्ष हैं, उनके जो सिद्धांत हैं, नियम हैं, वो लागू होते हैं, उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन होता है, थोड़ा बहुत उसमें कमियां आती हैं, दिखेंगी, उसको सुधारा जा सकता है, वो सारे सिद्धांतों नियमों के साथ होता है। तो ये जो अर्थशास्त्री हैं ऑस्ट्रियन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के, ऑस्ट्रियाई संप्रदाय के, उनमें कुछ अर्थशास्त्री जैसे कार्ल मेंजर हैं और बाउवर्क हैं और भी एकदम एडवांस जो अर्थशास्त्री हैं हायक हैं, जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका 1974 में एशियन वो जो में गोल्डन मेडल के साथ। और इसी तरह से वॉन बीजर करके एक अर्थशास्त्री हैं। तो ये ऐसे अर्थशास्त्री हैं जो इस विचार को मानते हैं। इसमें जो संस्थापक इसका मानते हैं हम कार्ल मेंजर को, देखिए वो कहता है इन एब्सेंस ऑफ डिस्टॉर्टिंग गवर्नमेंट बिहेवियर, अगर सरकार के क्षतिकारक व्यवहार अगर न हो तो सेज लॉ इज ट्रू, तो से का बाजार नियम सत्य है। इफ गवर्नमेंट cause credit booms and bust through artificially changing interest rate,
डिसइक्विलिब्रियम परसिस्ट। वो कहता है डिसइक्विलिब्रियम तब आती है जब सरकारें ब्याज दरों में कृत्रिम रूप से बाधा डाल करके उनको ऊंचे या नीचे फिक्स करती हैं जो नैसर्गिक ब्याज दर होनी चाहिए उससे, और जब वो ऐसा करती हैं तब डिसइक्विलिब्रियम आती है, तब बेरोजगारी फैलती है। अन्यथा अगर सरकारें ऐसा न करें तो से का बाजार नियम सही है, तो एक तरह से ये समर्थन करते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि से के बाजार नियम या क्लासिकल विचारधारा या रोजगार से संबंधित उनके उन विचारों का जो आलोचना हुई वो 1930 में जो भीषण महामंदी आई, ग्रेट डिप्रेशन 30 से 33 वाला, उसमें झकझोर दिया पूरे विश्व को, और लोगों को लगा कि अब तक तो ये माना जा रहा कि बेरोजगारी कभी कभार आती है चली जाती है, ये तो कई वर्षों तक अर्थव्यवस्था भीषण मंदी की स्थिति में है, बेरोजगारी की स्थिति में है। तो इसका मतलब है कि जो क्लासिकल थिंकिंग है और जिसमें हम इस से के बाजार नियम को भी सम्मिलित कर रहे हैं, उनमें कहीं कोई दिक्कत है, गड़बड़ी है। और तब केन्स ने जो नई विचारधारा रखी जिसको हम आधुनिक अर्थशास्त्र कहते हैं या केन्सीय विचारधारा कहते हैं, और आपको बता दें केन्स ने ही पुराने इन अर्थशास्त्रियों के विचारों को क्लासिकल कहा, और अब दो विचारधारा हो गई, एक केन्स के पहले वाली क्लासिकल और केन्स के बाद वाली मॉडर्न या केन्सीय। तो उस दृष्टि से कुछ क्रिटिसिज्म हम कर सकते हैं और दिखा सकते हैं कि पहली बात तो यह है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट और जो प्रोलॉन्ग्ड रिसेशन आया 1930 से 30 कब लिखा जाता है, 29 से 33 का ये साल है, एक दो साल आगे पीछे तक चलता रहा है। 1936 में केन्स की पुस्तक आई थी जनरल थियरी, उसी में इनकी आलोचनाओं के रूप में ये सारी बातें आई, जिसमें ये बताया गया कि डिफिशियंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड वहाँ देखी गई कि अर्थव्यवस्था में जितना उत्पादन हुआ वो बिका नहीं और मांग अधिक हुआ, ओवर प्रोडक्शन दिखा। और ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लाभ घट रहे थे, और लाभ घटने की डर से, क्योंकि कंटिन्यूअस घट रहे थे, तो उत्पादकों में एक निराशा की भावना आ गई और डर व्याप्त हो गई कि लाभ अब बढ़ेगा नहीं, अब कीमतें बढ़ेंगी नहीं, गिरती ही जा रही हैं। तो उन्होंने उत्पादन करने का साहस, हिम्मत छोड़ दी, और उत्पादकों ने या जो भी निवेशक वर्ग थे या जो भी बचत करने वाले वर्ग थे, उन्होंने अपनी आय को व्यय करने की जगह पर होल्ड या संचय करने का प्रयास किया, और होल्डिंग जैसे जैसे बढ़ती गई, जिसको आप कहते हैं कैश बैलेंस की मांग बढ़ी, नकद या तरलता की मांग, और इस प्रकार से अर्थव्यवस्था में डिफिशिएंसी ऑफ डिमांड आई और अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी दिखी, और कहा गया कि अब जो है से के बाजार नियम यहाँ लागू नहीं हो रहे हैं। मैं कह सकता हूँ या समर्थन या पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, बार बार मुझे ये लगता है कि क्या जो क्लासिकल विचारधारा थी, जो सारी चीज़ें कही गई थी कि लोचशील हैं कीमतें और ब्याज दरें और मजदूरी दरें और सारी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, और ये सब सिस्टम कहाँ था, ये सब में बाधाएं हुई, और इन सब का जो मान्यताएं उनकी थी वो सब टूटी, और इसलिए ये स्थितियाँ आई। तो उसके लिए केवल क्लासिकल अर्थशास्त्र या उसकी विचारधारा जिम्मेदार नहीं है, उसके पीछे तमाम वो शक्तियाँ क्रियाशील हुई जिसमें हमने ऐसे हस्तक्षेप किए जिनके कारण इस तरह का परिवर्तन या इस तरह की घटनाएं हुई। तो जो भी कारण हो, फिलहाल क्योंकि ये एक घटना है और सही घटना है और विश्व ने इसको देखा है, इसलिए कहा जाता है कि पूर्ण रूप में जो से का बाजार नियम है वो लागू यहाँ जाके दिखता है कि उसमें कहीं त्रुटियाँ हैं और डिफिशिएंसी ऑफ डिमांड है, और वो इस कारण है क्योंकि लोगों ने जो कहते थे कि जितना पाएंगे उतना खर्च करेंगे, और लोगों ने जो पाया वो खर्च नहीं किया। तो खर्च क्यों नहीं किया? तो वो कहते थे खर्च करेंगे लेकिन खर्च हुआ नहीं, तो ये कमी तो है। इसका मतलब कि ये दिक्कत एक परिस्थिति में ऐसा हुआ और इस नाते से का बाजार नियम लगा कि सही नहीं है। और दूसरा है कि वेज प्राइस रिजिडिटी, जैसे हम लोग कह रहे थे कि वो ये कहते हैं कि केन्सीय अर्थशास्त्र कहता है कि वेज प्राइस में रिजिडिटी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, अगर फ्लेक्सिबल रहने दिया जाए तो बेरोजगारी की स्थितियाँ नहीं आएंगी। ये अर्थशास्त्री कहते हैं या जो आलोचना की जाती है वो कहा कि ये फ्लेक्सिबल नहीं रह पाती हैं,
ये रिजिड हो जाती हैं, स्टिकी हो जाती हैं। कैसे? क्योंकि कहा कि क्लासिकल अर्थशास्त्री कहते तो लोग वास्तविक मूल्य से प्रभावित होते, कहता नहीं ये मनी इल्यूजन होता है, लोग मौद्रिक मूल्य से प्रभावित होते हैं और जब उनकी मजदूरियाँ दर घटती है तो उसका विरोध करते हैं, क्योंकि वो मौद्रिक मूल्य से प्रभावित होते हैं, घटती हुई मजदूरियों से वो प्रभावित होते हैं और इसलिए वो उसका विरोध कर सकता समय पर। और अगर ट्रेड यूनियन हावी है तो वो ब्याज दरों को गिरने से, मजदूरी दरों को गिरने में रुकावट उत्पन्न करेगी और जब ऐसा होगा तो निश्चित तौर पर अगर मुक्त क्रियाशीलन इनका नहीं होने पाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रह जाएगी तो बेरोजगारी आएगी। तो ऐसा होता है, इस नाते बेरोजगारी का ये कारण है। और ये जो एक सेविंग है सरलता की दृष्टि से या जिस रूप में भी कहें, से ने ये मान लिया था कि जितना आय लोगों की होगी पूरी खर्च कर देंगे, इसका मतलब सेविंग की उन्होंने चर्चा ही नहीं की थी। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि नहीं, सेविंग होती है और एक्सेस सेविंग हो जाती है, जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा हो जाती है। और अगर हम उसको इस रूप में कहें कि जितना सेविंग होती है उतना इन्वेस्टमेंट नहीं होता और इन्वेस्ट सेविंग के बीच का जो गैप होता है, उसी गैप के कारण जो है डिफिशियंसी ऑफ डिमांड आती है और उत्पादन गिरता है। तो ये भी हमने देखा है। और एक चौथी स्थिति जो लिक्विडिटी ट्रैप की स्थिति है, जिस पर सारा केंद्रीय अर्थशास्त्र विकसित हुआ है, तरलता जाल की स्थिति, जिसमें हमने देखा है कि एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें मुद्रा के नकद मांग जो है, तरलता की मांग जो है वो अनंत होने तक की स्थितियाँ आ जाती हैं, ब्याज दरें न्यूनतम स्तर पर जाती हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पर हो जाती है। और ऐसी स्थिति में अगर ऐसी स्थितियाँ आती हैं तो कहाँ से का बाजार नियम लागू हो, क्योंकि बेरोजगारी तो कहते थे कि कभी कभार आएगी और अपने आप समाप्त हो जाएगी और ये प्रोलॉन्ग्ड होती हैं, लंबे दिनों तक रहती हैं और ख़त्म भी नहीं होती जब तक कि सरकार उसमें प्रयास नहीं करती है और जब तक राजकोषीय नीतियों का भरपूर उपयोग नहीं होता है, क्योंकि मौद्रिक नीतियाँ ऐसी स्थितियों में फेल हो जाती हैं। तो इस प्रकार से लिक्विडिटी ट्रैप की स्थितियाँ और जो सरकारी हस्तक्षेप को मान रहे थे वो लोग कि यही बेरोजगारी के कारण है, तो देखा कि सरकारी हस्तक्षेप से इन्हें दूर किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में ये नियम यहाँ लागू नहीं हुआ। और एक पांचवा जो है कॉन्फिडेंस क्राइसिस की चर्चा हम लोग करते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि जब मंदी की स्थितियाँ आती हैं तो उनमें सबके विश्वास जो है वो एक दूसरे से उठ जाते हैं, न उपभोक्ता में, न बाजार में, न मांग में, उद्यमी में, बैंक में, सब में एक दूसरे का विश्वास खत्म हो जाता है और सारी आर्थिक क्रियाओं पर इसके प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं, मंदी और तीव्र बढ़ती बेरोजगारी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से हम संक्षेप में कह सकते हैं कि ये इनके कुछ क्रिटिक्स हैं और इस आधार पर हम लोग जो है से के बाजार नियम को हमने पढ़ा और एक विस्तृत रूप में देखने का प्रयास किया, उनके निहितार्थ इम्प्लीकेशंस भी देखे, जो उनका पक्ष था वो भी देखा और जो उनमें कुछ कमियां थी वो भी इनके माध्यम से देखी। तो आज हम यही प्रारंभ करते हैं। ये ध्यान रहे कि इससे बाजार का नियम का आपको अच्छी तरह ज्ञान रहेगा तो हम इसको आप के क्लासिकल रोजगार सिद्धांत में प्रयोग करेंगे, उपयोग करेंगे और अपनी बात